अस्सलाम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और मईशत और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का 23वां इजलास हो रहा है। इसमें मुख्तलिफ मालिक के सरबराहान ने शिरकत की है। अब ये हमने देखना है कि आया इस इजलास से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा पहुंचेगा। मेरे साथ इस वक्त सियासी और मुआशी अमूर के माहिर डॉक्टर सादिक अली साहब हैं। आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं? वैसे तो ये तंजीम चाइना ने बनाई थी और इसके अंदर इस वक्त तक 8 ममालिक शिरकत कर चुके हैं और बकिया मौसम मालिक भी इसमें शरीक हैं, लेकिन पाकिस्तान इसकी अब सरबराही कर रहा है। पाकिस्तान को इस इजलास से क्या फायदा पहुंचने जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखिए, मैं तो जो आज तक के तज्ज़िये कर चुका हूँ या सोचता हूँ, देखता हूँ बातों को माज़ी की तरफ, तो हमें इनकी किसी चीज़ से आज तक कोई फ़ायदा, सियासतदानों की किसी मुआहिदों से कोई फ़ायदा हमें नहीं हुआ, नुकसान ही। और वो ऐसा होता है कि जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारी, वो हमारी बगैर इजाज़त के दे दी जाती हैं। इनके माली हालात बेहतर हो जाते हैं और पाकिस्तान के बुरे हो जाते हैं। ये तारीख है बिल्कुल, अभी तक तो ये नोट किया है। कि जो मैंने केस दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, वो यही किया था कि जब से पार्लिमानी निज़ाम आया है, रुपया गिरता ही चला जा रहा है। हम्म। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी सियासतदान ने या किसी भी हुकूमत ने, अगर हम ये देखें, किसी भी सियासी हुकूमत ने, टू बी मोर एक्यूरेट, आज तक पाकिस्तान को कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है। बिल्कुल। ये बात आप देख लीजिए, और ये ऐसी आसान सी बात है कि डेटाबेस निकाल लीजिए और रुपए की कदर को देख लीजिए और बिल्कुल डॉक्टर उसके साहब, बाद। मैं खुद यही कहता हूँ। हम जब अपने बुजुर्गों से सुनते हैं तो वो कहते हैं जी ये 1 रुपए की ये चीज आती रही है। तो जब हमने होश संभाली तो हमारे दौर में हम अगर मुआवजना अब मौजूदा दौर से करें तो जमीन आसमान का फर्क है। आप 5,000 रुपए का नोट लेकर निकलते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, 2-4 चीजें आती हैं, उसके बाद आपका 5,000 का नोट खत्म हो जाता है। तो सर, ये फिर सिलसिला कब तक जारी रहेगा? कभी हम अफगानिस्तान से सुनते थे कि वो बोरियां भर के आते थे, ईरान का सुनते थे, अब लेकिन उनकी करेंसी हमसे मजबूत हो चुकी है। ये ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये सियासतदान जो हैं वो कायम रहेंगे। ये उस वक्त तक जारी रहेगा। पर देखिए, इनके साथे जो हैं वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते रहे, इनके इनके कारोबार तरक्की करते रहे। हमारी स्टील मिल भी तबाह हो गई, हमारी पीएई भी तबाह हो गई। तो फिर आप ये समझते हैं ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा, पाकिस्तान में तरक्की की उम्मीद हम छोड़ दें? हाँ बिल्कुल, आप तरक्की की उम्मीद छोड़ दीजिए। उसकी वजह यह है कि आइंस्टाइन से ये वो किया जाता है, मंसूब किया जाता है कि अगर आप एक तजर्बे को बार बार कर रहे हैं और वही इनपुट्स हैं, तो बिल्कुल। नतीजा तो कभी मुख्तलिफ नहीं आएगा। और अगर आप मुख्तलिफ नतीजा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप पागल हैं। ओके। अच्छा, अब ये वापस हम एसईओ पे आ जाते हैं। सर, एसईओ के अंदर जितने भी सरबराह ममलकत पाकिस्तान में आए हैं, मुझे बताइएगा, इस वक्त वो कह रही सरमायाकारी के लिए आए हैं। इससे पहले भी जितने अजलास होते रहे हैं, मुझे नहीं कभी नजर आया कि हमारे हुक्मरानों ने इस मुल्क और कौम के लिए सोचा हो। आपको लग रहा है ये कहीं ना कहीं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जब सरमायाकारी होगी तो आप बहुत से अपने असासे हैं वो नीलामी में रख देंगे, आप कहेंगे ये खरीद लें और हमें इसके बदले डॉलर दे दें। आपने देखा, पिछले दिनों हमने सुना कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट वो भी आउटसोर्स कर दिया गया। अब आउटसोर्स किया, अब ये भी आज तक हमें समझ नहीं आई। देखिए, बात यह है कि मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के कुछ उसूल होते हैं। जब जो पढ़ा है मैंने जितना, और मेरे साथीजा जो थे वो जी जी। शंघाई को कर रहे थे। और जब मैं सन 2000 में 2001 में जर्मनी में मास्टर्स कर रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में, तो मेरे वो साथीजा थे जो तकरीबन पिछले 30 सालों से यही काम कर रहे थे और शंघाई से उन्होंने बहुत प्रभावित किए। चाइना की जो सबसे स्ट्रॉन्ग बात है ना, वो एक तो वो कौम है, और ठीक। सबसे ज्यादा जरूरी उसमें यह है कि उन्होंने तालीम को सबके लिए मुफ्त किया है। सही। हमारे यहाँ तालीम को छीना जा रहा है, जबकि आइन में लिखा है कि हर पाकिस्तानी को, आर्टिकल 25, हर पाकिस्तानी को मुफ्त तालीम दी जाएगी। और आप देख रहे हैं कि ये सारा कुछ प्राइवेटाइज किया जा रहा है, स्कूल्स बेचे जा रहे हैं ताकि
तालीम जो है वो सबकी दस्तरस से निकल जाए, क्योंकि तालीम होगी तो लोगों को ये बताया जा सकेगा कि पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत क्यों नहीं है। सही। ठीक है ना? 75 साल लगे सबसे पहले तो उस वसीयत को निकाल के लाने में जो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, डेंजर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। और इनमें से अगर एक भी सियासतदान और पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान का मुखलिस है और मोहम्मद अली जिन्ना का मुखलिस है, उनको बाबा कौम समझता है, तो उसको तो फौरन वसीयत नाफिज करने के लिए आगे आना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं नहीं। सर, वो तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कायदे साहब ने कहा मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, मुझे तो ये खोटे सिक्के की नस्लें ही आगे इक़्तिदार में आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब वापस हम आते हैं, मुझे बताइएगा सर, इस वक्त जितने भी 8 ममालिक हैं, ये कहते हैं कि हमने माहौलियात पर भी काबू पाना है, इक़्तिसादियात पर भी डिस्कशन करनी है, और बहुत से मसले मसाइल हैं जो खित्ते के हैं। लेकिन हम रूस से तेल नहीं ले पा रहे, हम ईरान से भी सस्ता तेल नहीं खरीद पा रहे। चाइना जितना ताउन कर सकता था उसने किया, जितनी सरमायाकारी कर सकता था उसने की, लेकिन हमने अभी तक सीपेक का रूट बहाल नहीं किया, ग्वादर बंदरगाह को अभी तक ऑपरेशनल नहीं किया। यहाँ पर क्या गलतियां कोताहियां आप देख रहे हैं? देखिए, अंग्रेजी का एक मकूला है, देयर इज नो फ्री लंच। आपके ख्याल में चाइना अगर आ रहा है और ये चीज करेगा तो वो आपको मुफ्त में कुछ देगा? वो क्यों आपके पास सरमाया करेगा? आपके पास है क्या सरमायाकारी करने के लिए, सिवाय इसके कि आप ये कहें कि ये हमारे एयरपोर्ट्स हैं, ये आप रख लें, इससे नहीं जो सर, पैसा। हमारी जो जुग्राफियाई जुग्राफियाई हमारा जो नक्शा है, उसमें अहमियत तो है ना कि रशिया को और अफगानिस्तान को, बाकी ममालिक को समंदरी रास्ते चाहिए। बंदरगाह हमारी ऐसी है ग्वादर की जो इतनी गहरी है, जहां से जो चाइना है वो भी फायदा उठा सकता है, बाकिया ममालिक भी फायदा उठा सकते हैं। अगर हम यही अगर एससीओ की बात करें, तो इन्हीं ममालिक को हम अपने साथ मिलाकर पाकिस्तान को मौशी तौर पर मजबूत कर सकते हैं। देखिए, आप, ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच। अगर कोई सिंसियर हो तो ऐसी चीजें होती हैं, यहाँ तो सिंसियरिटी का कोई काम नहीं है ना। नहीं तो सर, इस कॉन्फ्रेंस पे आप इतना शोर मचा हुआ था, मुझे बताएं इस कॉन्फ्रेंस तो से हमारे हुक्मरान क्या फायदा उठाना चाह रहे हैं या उठा रहे हैं, ये जरा आप एक्सप्लेन कीजिए। असद भाई, मैं आपको 2-3 चीजें समझा देता हूँ। पहली बात, जो भी माहिदे हों, अगर वो सारे के सारे बगैर ब्लैकआउट किए आपके सामने रख दिए जाएं, अगर ऐसा हुआ, जो कि नहीं होगा, आज तक आपको कोई मायदे दिखाए जो किए? नहीं, कभी नहीं। आज तक तो हमें आईपीपीएस के मुआहदे नहीं पता चला, बेड़ा गर्क कर दिया आईपीपीएस के मुआहदों ने हमारा। मुझे ये बता, ये ऐसे सरकारी मुलाजिम हैं, क्या आपका मुलाजिम आपकी इजाजत के बगैर आपके घर को बेच देगा, असासे बेच देगा? ये जो सरकारी मुलाजिम है, इसका फलसफा बिल्कुल वही है। मैं आसान करके लोगों को समझा देता हूँ। जिस तरह आपके घर का मुलाजिम होता है ना, आप उसको उसकी सलाहियत पे रखते हैं, उसे कोई काम आता होगा, चोर नहीं होगा, वफादार होगा, वगैरह वगैरह। उसे जिस काम के लिए रखा जाएगा वो काम अच्छे तरीके से करता होगा। तो और साथ उसके आपने जब एम्प्लॉय किया होगा तो प्रोबेशन का भी आपने कहा होगा, भाई हम तुम्हारा काम देखेंगे, अच्छा लगा तो रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे। अच्छा, यही उसूल जो है वो सरकारी मुलाजिमत में और तमाम मुलाजिमतों में दुनिया में होता है कि आप जब भी किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो आप उसे प्रोबेशन पे रखते हैं। हमारे यहाँ जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया है, उसके अंदर मैंने ये कहा है कि आइन में से जो मुतजाद चीजें हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो निकाल दीजिए, आपका आइन ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या है? सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि बुनियादी कानून ये कह रहा है, आर्टिकल 2 ये कह रहा है, इस्लाम वुड बी स्टेट रिलीजन। और कुरान के अलावा कोई इस्लाम जानते हैं आप? नहीं। तो कोई कानून कुरान के मुतजाद नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। ये पहला उसूल है। दूसरा उसूल ये है कि आपने कहा कि करारदाद मकासद के मुताबिक जो है वो बनाया जाएगा आइन। करारदाद मकासद में चंद बुनियादी चीजें थी। नंबर 1, इस्लाम स्टेट रिलीजन होगा। नंबर 2, जमहूरियत होगी। नंबर 3, अदलिया आजाद होगी। इन बातों का तो इन बातों का तो तज़किरा बार बार हुआ है, अब फिर आईनी तरमीम की जा रही है,
और ऐसी हाँ, असम्बली ठीक। से की जा रही है जो फॉर्म 47 की है, जिनको अवाम में पजीरा ही नहीं है, और उसी के ऊपर फजल रहमान कह रहा है कि हम अपना आइन बचाएंगे। तो सर अगर ये करना चाहते तो अभी भी ऐसे बहुत से मसाइल हैं जिनके ऊपर मुशावरत करके अवाम से भी कुछ ना कुछ राय लेकर आइन साजी की जा सकती है, लेकिन तरजीहात ये नहीं है ना, तरजीहात ये है कुछ और करना चाह रहे हैं। देखिए, मैंने बेशुमार खत सारे जस्टिसेस को, काजी फायज ईसा को भी लिखे, सारे पाकिस्तानियों को लिखे, तमाम जस्टिसेस को बाय नेम मैंने एड्रेस किया, उन्हें लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। ये सीरियसनेस। सर तो हम प्रोग्राम करते रहेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब वापस मैं आपको एसईओ पे ले आऊंगा। सर मैं एसईओ के अंदर इस टाइम आपको बता जितने रहा ममालिक शामिल हूँ, हैं। पहली बात बता रहा हूं, अगर ये आपको एक भी माहिदा दिखा दें, एक भी ठीक है। माहिदा दिखा, तो ये मैं मानूंगा कि हाँ, ये नेक नियत है। ये आपको एक भी माहिदा नहीं दिखाएंगे। नंबर अच्छा दो, चले, अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि सर ये जो शंघाई तावन तंजीम है, तावन करना है हमने। मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि जब हम तावन नहीं करते एक दूसरे से तो फिर हम एक दूसरे के आलाकार बन जाते हैं। हमारा हमसाया मुल्क भारत, वो भी हमारे साथ ही इस तंजीम में शामिल हुआ। शायद रशिया से लॉबिंग करके हो गया, क्योंकि चाइना तो उस तरह हमारी बात मानता। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इस तंजीम के जरिए क्या हम इस खित्ते में मुआशी ताकत बन सकते हैं या नहीं? नहीं बन सकते। इस हुकूमत के होते हुए नहीं बन सकते। ओके, अगर इसके बाद अजलास हो जाते हैं, दोबारा हम चाइना के उसमें आ जाते हैं, ब्लॉक में, रशिया के ब्लॉक में आ जाते हैं, तो फिर हम अपनी जो तिजारत है वो अपनी करेंसी में कर लें। मैंने देखा है भारत ने कई ममालिक से डायरेक्टली मुवादे कर लिए हैं कि वो डॉलर की बजाय अपनी लोकल करेंसी में तिजारत करेगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमने तो अपने हमसाया मुल्क के, हमने अपने बरादर मुल्कों से भी तेल खरीदना हो तो वो भी हमें मजबूरन डॉलरों में खरीदना पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि बार बार यही बात समझा रहा हूं कि जब से पार्लिमानी निजाम आया है, रुपया गिरता इसलिए जा रहा है क्योंकि उसमें से चोरी हो रही है। चोरी मैं और आप नहीं कर रहे, चोरी ये सियासतदान मुसलसल कर रहे हैं हुकूमतों में आके, और इसलिए आप जो है मजबूर हैं डॉलर में ठीक है। सरमाया एक्सचेंज करने में। अब जो तीन चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर नजर रखिएगा। नंबर एक, आपको कोई मायदा नहीं दिखाया जाएगा। ठीक। नंबर दो, आपको ये कहा जाएगा कि भाई हम चीजें इंपोर्ट करेंगे सस्ती, चाइना से इंपोर्ट करेंगे, इंडिया से इंपोर्ट करेंगे, ये ताउन होगा। यानी हमने अपने किसान को मार देना है। ओके। जब आप अपने किसान के लिए चीजें महंगी करते जाएंगे, तो ये, जब आप एक उसूल याद रखें, जब आप कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो आपकी वफादारी उस मुल्क के लोगों के साथ, मजदूरों के साथ होती है जहां से इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके। जब आपका इंपोर्ट बिल ज्यादा होगा तो आपका एक्सपोर्ट बिल कम होगा। ठीक। तो आपका एक्सपोर्ट बिल कम होगा और इंपोर्ट ज्यादा होगी, तो तवाजुन जो है वो आपके रुपए के ऊपर बोझ डालेगा और आपको टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि प्रोड्यूस तो आप बेईमानी के अलावा तो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं ना। ठीक है। तो डॉक्टर साहब मैं बड़े अफसोस से कहूंगा सर, आज मैं एक जगह से गुजरा हूँ, वो जीन्स बनाने वाली फैक्ट्री थी और वो एक अरसे से जीन्स जो एक्सपोर्ट कर रही थी और जरूर मात्रा भी कमा रही थी। सर 2 माह हो गए हैं उनके वर्कर्स को सैलरीज नहीं मिली और वर्कर्स ने बाहर निकल कर जलाओ घराव किया और बाइकआउट किया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तो नौबत यहाँ तक पहुंच गई है कि एप्टमा का चेयरमैन भी अपनी फैक्ट्रियां बंद कर चुका है। तो हमारी अब एक्सपोर्ट तो बचेगी नहीं। तो आप क्या समझ रहे हैं, किस बुनियाद के ऊपर हम मुआशी मैदान में तरक्की करेंगे? सर हम क्या मुल्क कर्जों से चलाते जाएंगे? तो आपने कहा कर्जे लेते रहेंगे तो हमारा रुपया डिवैल्यू होता रहेगा, फिर बचेगा क्या हमारे पास? सर हम पाकिस्तान को किस नहज पर पहुंचाने जा रहे हैं? इस ताउन तंजीम में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि कोई हमारे सियासतदानों पे, हुकूमत पे एतबार नहीं करता। ये आर्मी चीफ को लिए लिए फिरते हैं ये बताने के लिए कि आर्मी चीफ हमारे साथ हैं। ये अच्छा। काबिल एतबार आदमी है, हम नहीं है। बिल्कुल। वो कह ये रहे हैं जी खुद, हमें कर्जा भी इन्होंने लेके दिया है, उनकी मदद के IMF से हमें कर्जा मिला है। मेरा आर्मी चीफ को ये पैगाम है। देखिए, वो बहुत आला सलाहियत के मालिक हैं, और फौज में एक मकूला है
Do not reinforce you never reinforce a failure. ये लोग बार बार नाकाम नहीं हुए, इन्होंने हमें नाकाम किया है चोरियां कर करके। सही। इन्होंने सब कुछ बेच दिया है। आप यकीन कीजिए कि एक स्टेज ऐसी मैं देख रहा हूं कि ये गायब हो जाएंगे, या तो ये खुद सब कुछ खरीद लेंगे और हम इनके गुलाम बन जाएंगे। ओके ओके, यही लग रहा है। बादशाहत की तरफ ये गेम सारा है, बादशाहत की तरफ ले जाना। मैं हूं, मेरे बाद मेरा बेटा है, उसके बाद उसका बेटा है, उसके बाद उसका बेटा है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसलिए कहा था डेंजर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्योंकि बरतानिया में जो पार्लिमानी निजाम शुरू हुआ था उसकी बुनियाद ये थी कि बादशाह को जमहूरियत करके आप नहीं हटा सकते। ओके, और हमने जमहूरियत से बादशाह का सफर मुकम्मल कर लिया सर। इस टाइम खरबों रुपए के या खरबों डॉलर के इन हुक्मरानों के साथ ये दो बड़े खानदान जो हैं, जिनको पहली दफा हमारी स्टैब्लिशमेंट ने इस मुल्क पर मुसल्लत किया। मैंने देखा जब भी मार्शल लगता रहा है, वो मुशर्रफ साहब का हो या ज़िया का हो, उसमें फौज जब भी आती थी कुछ ना कुछ मईशत में बेहतरी आती थी और हमें कुछ ना कुछ फंड्स भी मिल जाते थे, एक इस्तेहकाम आ जाता था। अब ये बदकिस्मती हमारी हुई है कि बाजवा साहब के बाद जो रजीम चेंज आया, उसके बाद सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सका। बहुत कोशिश की हमारे इदारों ने, हमारे आर्मी चीफ साहब ने, लेकिन अभी तक वो नाकाम दिखाई देते हैं। की वजह यह है कि इमरान खान पॉपुलर इसलिए हो गए, जहां पे गलतियां होती हैं वहां उन गलतियों को हमेशा मानना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतर हो तो लोगों से पूछें आपकी गलतियां क्या हैं, ठीक। क्योंकि हर इंसान को अपनी अकल सबसे जबरदस्त लगती है। ऐसे ही है। वो तो कहता है मैं जो सोच रहा हूँ, जो मेरी प्लानिंग है भाई, उसके सामने सब हकीर हैं। अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ। ये खुद बाजवा साहब ने ये फरमाया था कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी 7% रह गई थी सर्वे में, और खुद यानी आपको अगर याद हो तो लोगों ने मीम्स बनानी शुरू कर दी थी इमरान खान साहब के खिलाफ कि आपने कपड़े तो इनके उतारने थे, आपने हमारे उतार दिए। आपने पेट फाड़ के इनका निकालना था, आपने हमारा पेट फाड़ दिया। अब लोगों को प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू हुआ है? इमरान खान को हटा दिया, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको याद हो, वो एक किसी जस्टिस साहब जो थे, उनकी मदर इन लॉ या वो कह रही थी कि कमबख्त मार्शल्ला भी नहीं लगाते, याद है आपको? ये तो सूरत हाल ये हो गई थी कि सब लोग दुआ कर रहे थे कि किसी तरह मार्शल्ला लग जाए। बिल्कुल। मार्शल्ला की दुआ क्यों करते हैं लोग? लेकिन इस दफा क्योंकि सियासतदानों को ही वही देना था, मैं इसलिए आपसे अर्ज करता हूं कि जब तक आप कुत्ता उससे कुएं से नहीं निकालेंगे, पानी पाक नहीं होगा। बिल्कुल सही निशानदेही। एक डोल निकाल, जितने डोल आप अगर जब तक आप नजासत की उस जड़ को नहीं निकालेंगे, उस वक्त तक ये मामला सीधा नहीं हो सकता। ओके डॉक्टर साहब, मैं आखिरी अल्फाज बोल रहा हूँ। मैंने चंद साल पहले सुना था, डॉक्टर तारिक कादरी ने कहा था, इस मुल्क का दुश्मन ये पार्लिमानी निजाम है। लेकिन साथ ही उसने एक और तकरीर में ये कह दिया था कि अगर ये मौजूदा हुक्मरान रह गए तो फिर आपसे एहतजाज का हक भी छीन लेंगे और पाक फौज को पंजाब पुलिस भी बना देंगे। तो सर, इस वक्त तो किसी भी इदारे की क्रेडिबिलिटी नहीं रही। ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई मानता है, ना जजेस का कोई फैसला मानता है, और ना फिर अब उस तरह हमारे इदारों की इज्जत रही है। नहीं, यहाँ मैं आपसे इख्तिलाफ राय करूंगा। जी जरूर। पहली बात यह है कि आज भी देखिए, एतराज अगर कोई बाजवा साहब पे किया जाए तो वो ये हो सकता है कि वो, अगर उन्होंने इमरान खान को, फर्ज कीजिए अगर हम कहते हैं रिजीम चेंज, वैसे मैं इन चीजों पे बहुत ज्यादा वो नहीं करता, लेकिन अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो लोग ये कहते हैं कि अगर लाना ही था तो इन चोरों को क्यों ले आए? बिल्कुल, ये मैं भी यही सवाल करता हूँ। हाँ सर। आखिरी 1 मिनट है, आपने क्लोजिंग करनी सर, और टू द पॉइंट बात करनी है कि वाकई अगर चोरों को आप ले आए हैं तो उनसे हाँ, तो मुश्त नहीं संभलेगी। और आपने 2.5 साल में ये तजर्बा करके देख लिया, मुकम्मल तौर पर आप नाकाम हो चुके हैं। मैंने कहा कोरोना के दिनों में हमारी फैक्ट्रियां चल रही थी, और आज इन दिनों में
जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उनके पास वर्कर्स को तनख्वाहें देने के लिए फंड्स नहीं है। मैं आपको दो बातें समझा रहा हूँ। इस वक्त दो इदारे हैं जो पाकिस्तान को बचा सकते हैं। जी जरूर। अगर वो एक फौज तमाम सच्ची बातें सियासतदानों के मुतालिक पाकिस्तानियों को बता दें, जो सच है वो बता दें। ठीक है। नंबर दो, अदलिया अदल करे, कानून पे देखिए, दो चीजों को कभी मिक्स मत कीजिएगा, कानून और अदल। कानून, मेरे जब हियरिंग हुई थी 27 सितंबर 2021 को, जो मैंने रेफरेंडम के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था, तो जस्टिस मंसूर ने एक सवाल किया, उसमें कहा कि उनके सवाल नहीं, उन्होंने रिमार्क दिया कि हम कानून के ताबे हैं। ठीक। मैं तमाम जस्टिस से, वकला से, सबसे जो कानून के स्टूडेंट्स हैं, मैं भी कानून का स्टूडेंट हूँ, सीखता हूँ रोज। कानून का स्टूडेंट होने के लिए आपको लॉ ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं होता, यू हैव टू बी हैविंग कॉमन सेंस। यानी आप अगर आप गूगल करेंगे ना कि कैन एनी लॉ बी विदाउट कॉमन सेंस, तो उसमें आएगा जो कुछ भी, वट एवर इज नॉट कॉमन सेंस कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म टू लॉ। यानी जो कॉमन सेंस नहीं है उसको आप कानून नहीं बना सकते। तो मैंने उनको, जस्टिस मंसूर को, उसमें जब मेरी हियरिंग हो रही थी तो मैंने उनसे कहा कि आप कानून के ताबे नहीं है, आप अदल के ताबे। बिल्कुल ठीक है। कानून गलत भी हो सकता है। हाँ। कानून अदल जो है ना, अदल है हमारी मंजिल जो है वो है अदल। कानून मंजिल पे पहुंचने का रास्ता होता है। ठीक। अगर रास्ता अवेलेबल ना हो तो अदलिया वो रास्ता बनाती है अदल के मुताबिक। ओके और ओके ओके। इसी को प्रेसिडेंस कहा जाता है। चले डॉक्टर साहब, मैं इसी पे क्लोज करूंगा कि आपने कहा कि आवाम से राय ली जाए। आखिरी बात मैं बता दूं, अदलिया अदल करे, जो हलफ लिया है कुरान पे इन लोगों ने, हम पे एहसान नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ कुरान पे जो हलफ, जिन लोगों ने इन्हें लाके यहां बिठाया है उनसे वफादारी करने का वक्त नहीं है। उस कौन से वफादारी करें जिसने इनको पैदा किया है, जिसके किताब पे इन्होंने हलफ लिया है। अगर ये अदलिया और फौज ये इकट्ठे हो जाएं सिर्फ इस बात पे कि अदल, हम सच बोलेंगे, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 3 महीने के अंदर पाकिस्तान की मैशत ठीक हो जाएगी। चलें डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पिछले महीने में ही हो जाएगी, लेकिन क्योंकि टू स्टेबलाइज प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जाहिर है जितना गंद हो गया उस गंद को साफ करने में इट विल टेक टाइम, बट पहले ही आपके अगर आते ही पॉलिसी आप नाफिज करते हैं, अगर मुझे करने दें, मैं बार बार कह रहा हूं, सबको कह रहा हूं कि देखिए आपसे काम नहीं हो रहा, आपको नहीं आता, आपने अपनी नालायकियों से साबित, देखिए दो ही चीजें, नाकामी की दो वजूहात होती हैं, या तो आप नालायक होते हैं या आप नाअहल होते हैं, या बेईमानी होती है। यानी या तो आप बेईमान हैं या आप नाअहल हैं, या दोनों का मुरक्कब है। बिल्कुल, इस टाइम दोनों का मुरक्कब है जी। तो कामयाब होने के लिए आपको कुरान की वो बात माननी होगी जो अल्लाह फरमा रहा है, जो इल्म और जिस्म में मुस्तफा है उसे क़यादत दो। ये सूरह बकरा के आखिरी रुकू में जालूत और तालूत का वाकया, वो पढ़ लीजिए। तमाम पाकिस्तानी और मुसलमानों को कह रहा हूँ, डॉक्टर ये भी हुक्म है कि जो ओहदे का लालची हो, जो ओहदा मांग रहा है, उसको आपने ओहदा नहीं देना। तो हम तो सब कुछ उलट कर रहे हैं ना, हमारे जितने एमएन एमपीएस हैं ये तो लाइनों में लगकर ओहदा मांगते हैं। नहीं, ये मांगते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने इनके हालात देख लिए ना। लेकिन एक और, जिसके पास इल्म है उसके पास एक जिम्मेदारी भी होती है। अगर कहीं हादसा होता है, कोई शख्स मर रहा होता है, वहां एक डॉक्टर मौजूद है, वाकई कहता है मैं तुम्हारा इलाज कर लेता हूँ, इसकी जान बच जाएगी, तो आप ये नहीं कह सकते कि तुम अपनी यहाँ डॉक्टरी चमकाने के लिए आए हो। बिल्कुल ठीक। तो फिर भी टाइम हो रहा है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान के मसाइल की जड़ है वो पार्लियामानी निजाम है। अब मुझे बताइए कि इस वक्त आईनी तरमीम के लिए बात हो रही है, आर्मी चीफ को आप क्या मशवरा देंगे? हालांकि इस टाइम सोशल मीडिया बंद है, वो अवाम की आवाज सुनना ही नहीं चाह रहे, तो आप क्या समझते हैं ऐसी कोई तरमीम लाई जा सकती है जिसकी बुनियाद के ऊपर
हम इस निज़ाम से भी निकल जाएं और पाकिस्तान इस सियासी भंवर से भी निकल जाए? भाई अगर आप आइन के ऊपर अमल कर दें, इसी मौजूदा आइन के बुनियादी आर्टिकल 2, आर्टिकल 2A, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 8 पे अगर आप अमल कर लेते हैं, आप इससे निकल आएंगे। मैं कोई आइन को बदलने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं आइन पे अमल करें। ये केस सुन ले ताकि तमाम बात जो है वो रोजे रोशन की तरह अया हो जाए कि मैं कह क्या रहा हूं। तो डॉक्टर साहब, आखिर में हर दफा मसला बनता है, आर्मी चीफ की तैनाती और चीफ जस्टिस की तैनाती तो मोस्ट सीनियर की हो जाती थी, अब वहां पे फड्डा डाला जा रहा है। क्या कोर कमांडर्स या जो एक आधा होता है मोस्ट सीनियर, अगर वो बन जाए तो ऑटोमेटिकली एक सिस्टम चलता रहे? हमारे यहाँ तो बदकिस्मती है कि जिस मामले में भी सियासतदान इन्वॉल्व होते हैं वहां पर बेड़ा गर्क कर देते हैं। पीछे से जब नीची सतह पे हम देखते हैं, कैप्टन से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक कोई रौला नहीं होता, कोई मसला नहीं होता। मसला वहां होता है जब वहां पर सियासतदान की इन्वॉल्वमेंट होती है और वो अपना मर्जी का आर्मी चीफ चुनकर लगाता है और पाकिस्तान को मसाइल में समझने झोंक देता है। इनकी बदनीयती इसी से साबित होती है ठीक। कि ये एक ऐसे इदारे को जिसके अंदर एक सिपाही भी जो है वो अनपढ़ नहीं है। हाँ। ये हमारी फौज के अफसर माशाल्लाह जाते हैं। मैं क्यों कहता हूं कि आसिम मुनीर पे मुझे अब तक इतना एतबार क्यों है, क्योंकि ये फौज के अंदर एक कानून है कि अनलॉफुल कमांड को आप नहीं मानेंगे। अगर कोई आपको सीनियर ऑफिसर आपको अनलॉफुल कमांड दे तो आप उसे मना करेंगे, क्योंकि आपने गुलामी नहीं की है, आपने मुल्क के आइन पे हलफ उठाया। और मुल्क के आइन का हलफ ये कह रहा है कि आप आर्टिकल 5 ये कह रहा है कि आप मुल्क के साथ वफादार रहेंगे। तो आपने ठीक है। सिर्फ वो कवानीन मानने हैं जो जो आईनी हो, जो मुल्क की बेहतरी के लिए हो, वो ही मानने हैं। अब ये चीज जो है जरूरी है समझने वाली कि मैं क्यों आर्मी चीफ को ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि जब ये DGISI थे तो इनमें इस यार ये ही सच अ मार्वलस पर्सन एंड अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कि इसने आर्मी चीफ ने प्राइम मिनिस्टर को ये कहने की जुर्रत की कि आपकी बेगम जो है वो एक आदमी से तोहफा ले रहे हैं, ये मना करें, ये आपके लिए बदनामी का बायस होगा। ये जुर्रत है किसी में? मीडिया चैनल वाले जो एंकर्स हैं वो अपने अपने चैनल मालिकान के खिलाफ बात नहीं कर सकते, लेकिन ही हैड दैट कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिफाइंग कि योर द फर्स्ट लेडी इज डूइंग समथिंग रॉन्ग। उसका अजर क्या मिला कि ये उनके खिलाफ हो गए प्राइम मिनिस्टर साहब। तो इससे अंदाजा कर सकते हैं कि मुझे अभी तो डॉक्टर साहब, आप फिर दोनों की मुखालफत उसका खमियाजा मुल्क और कौम भुगत रहा है ना। अभी हम देखते हैं, अगर ये दोनों इस टाइम आर्मी चीफ और इमरान खान, ये दो ऐसे अहम किरदार हैं जो पाकिस्तान को मुआशी बुहरान से निकाल सकते हैं। देखते हैं ये कसरत कब तक चलती है। तो डॉक्टर साहब, जाते जाते आखिरी 1 मिनट है, आप क्लोजिंग करते हैं, फिर हम प्रोग्राम फिनिश करते हैं। असद इमरान खान को भी आजमा चुके हैं, बता तो रहा हूं मैं। इमरान खान हैज गॉट नथिंग टू डू विद दिस। उन्होंने ही तो ये स्टेट बैंक को ऑटोनोमस करके हमारा तो बेड़ा गर्क। आप जमहूरियत की बात करते हैं ना, जमहूरियत जिसको अवाम इलेक्ट करे ना, फिर या तो आप डिक्टेटरशिप की हमायत कर लें या फिर आप वोट को इज्जत दे लें। नहीं 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 नहीं, आप प्लीज बात को समझने की कोशिश करें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर ये केस सुना जाता है तो आइन के मुताबिक आप जो है वो एक ऐसे शख्स को केयर टेकर प्रेसिडेंट बनाएं जो इन मामलात को सीधा करके एक दफा दिखा सके मुल्क फायदे से चलाया कैसे जाता है। ओके, चलें फिर। मैं आपकी बात को जो समझा हूं, इस वक्त आईनी तरमीम हो रही है, आर्मी चीफ के पास इख्तियार भी है, इख्तियार भी है। अगर वो चाहें तो एक रेफरेंडम करा लें। एक तो पार्लिमानी निजाम से हम निकले, वो अगर सदारती निजाम की तरफ आते हैं, जैसे मुशर्रफ ने एक रेफरेंडम कराया था, तो ये भी करवा सकते हैं, आईनी तरमीम भी पास करवा सकते हैं। तो अगर वाकई ये मुल्क और कौम से मुखलस है तो मेरा ख्याल है फिर इनको कदम उठा लेना चाहिए, ताकि इन चोरों डकैतों से तो मुल्क की कौम की जान छूटे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। डॉक्टर साहब, कल फिर आपसे एक नई नशिस्त रखेंगे। जी इंशाल्लाह।